हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स के प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन परिपथ के बारे में, तीन सर्किट के बारे में। यानी एक ऐसे सर्किट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एल आर हो, यानी कि स्वप्रेरकत्व और प्रतिरोध लगा हो। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सी आर परिपथ के बारे में, यानी एक ऐसे परिपथ के बारे में जिसमें कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र और प्रतिरोध लगा हो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसी परिपथ के बारे में, यानी एक ऐसे सर्किट के बारे में, एक ऐसे परिपथ के बारे में जिसमें स्वप्रेरकत्व और संधारित्र लगा हो। इसके पहले वाली वीडियो में, यानी इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा है तीन सर्किट के बारे में। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर वो आपको नहीं पता है तो इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। फिर भी यहाँ पे हम आपको रिपीट करा देते हैं पिछले वाले लेक्चर की जो खास बातें हैं जो यहाँ पे उपयोग होने वाली है। हमने पढ़ा था एक प्योर रेजिस्टेंस के बारे में, प्योर आर सर्किट के बारे में, यानी एक ऐसे सर्किट के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ था। फिर हमने पढ़ा था प्योर एल सर्किट के बारे में, यानी एक ऐसे परिपथ के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें केवल और केवल एल यानी स्वप्रेरकत्व था। उसके बाद हमने पढ़ा था प्योर सी सर्किट के बारे में, यानी एक ऐसे परिपथ के बारे में जिसमें और केवल कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र लगा था। ठीक है, जो एकदम बेसिक चीजें हैं उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। अगर इसके बारे में इन डिटेल अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से डिटेल में जाकर के पढ़ना है, तो आपको हमारी लेक्चर नंबर 2 वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बहुत बेसिक से लेकर के हमने चीज़ों को समझाया है और आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया हुआ है। थोड़ी चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। जब एक ऐसी परिपथ जिसमें केवल और केवल आर हो यानी रेजिस्टेंस हो यानी प्रतिरोध हो, तो उस स्थिति में जो धारा होता है, धारा और वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज के बीच जो कलांतर होता है, कलांतर, ठीक है ना, कलांतर वो जीरो का होता है। कलांतर कितने का होता है? जीरो का होता है। यानी इस स्थिति में अगर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो वहां पे धारा और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर रेजिस्टेंस है तो धारा और वोल्टेज दोनों क्या होंगे? साथ साथ चलेंगे। उनके बीच का कलांतर कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एल सर्किट के बारे में, यानी स्वप्रेरकत्व वाले सर्किट के बारे में, परिपथ के बारे में। वहां हमने पढ़ा था कि जो धारा होता है और जो वोल्टेज होता है, धारा और वोल्टेज के बीच जो कलांतर होता है बच्चों, वह होता है π/2 का 90 अंश का। अगर एल सर्किट है, स्वप्रेरकत्व लगा हुआ है, तो धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितने का होगा? π/2 का होगा। और इसमें, इस वाले में जो आपका वोल्टेज है वो धारा से π/2 अग्रगामी होगा। समझिएगा बच्चों, अग्रगामी होगा, यानी कि आगे चल रहा होगा। अगर L है, सेल्फ इंडक्टेंस है, स्वप्रेरकत्व है, तो जो वोल्टेज होगा वह धारा से π/2 आगे चल रहा होगा। ठीक है, किसमें? L में, सेल्फ इंडक्टेंस में, स्वप्रेरकत्व में। ये सब बेसिक चीजें, इन सब में हम यूज करने वाले हैं। एकदम अच्छे से शुरू से आप लोग जुड़िए। अगर सी वाला सर्किट है, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर है, संधारित्र लगा हुआ है, तो संधारित्र में जो धारा और वोल्टेज होता है, उनके बीच जो कलांतर होता है, धारा और वोल्टेज के बीच जो कलांतर होता है, वह कितने का होता है? π/2 का होता है। लेकिन इसमें जो वोल्टेज होता है, वह धारा से पीछे चल रहा होता है। कितना? π/2। ठीक है, पश्चगामी होगा। ये बात आप लोग अच्छे से समझ जाइए। बहुत ही इजी तरीका है। अगर आर है, रेजिस्टेंस है, धारा वोल्टेज दोनों साथ साथ चलेंगे।
अगर R है तो धारा और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर L लगा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस लगा हुआ है, स्व प्रेरकत्व लगा हुआ है, तो दोनों के बीच जो कलांतर होगा वह 90 अंश का होगा, जिसमें वोल्टेज आगे चल रहा होगा, धारा पीछे चल रहा होगा। इसमें वोल्टेज आगे चल रहा होगा, धारा पीछे चल रहा होगा। कितना? π/2। ठीक है। अगर C है, कैपेसिटेंस है, संधारित्र लगा है, तो संधारित्र वाले परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच जो कलांतर है वह π/2 होगा, और इसमें वोल्टेज पीछे चल रहा होगा, धारा आगे चल रही होगी। बात समझ लीजिएगा एकदम आसान से। इसमें वोल्टेज आगे चल रहा है, L वाले में वोल्टेज आगे चल रहा है, इसमें वोल्टेज पीछे चल रहा है। कितना? π/2। ओके, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां इस वाले सर्किट के लिए एक और चीज हमने पढ़ी थी। इस वाले सर्किट के लिए हमने पढ़ा था V का जो मान होता है, देखिए यहां पे V इज इक्वल टू होता है IR। ठीक है, यहां पे V इज इक्वल टू कितना होता है? IR। यहां पे जो V होता है वह होता है I इंटू XL। याद है, एक्सल को कहते थे हम लोग प्रतिघात। ठीक है ना, एक्सल होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सियल होता है। और यहां पे इस वाले कंडीशन में V इज इक्वल टू होता है IXC। बच्चों, इस वाले कंडीशन में V इज इक्वल टू क्या होता है? IXC। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें यहां पे उपयोग होंगी, इसलिए हमने यहां पे पहले ही आपको बता दिया है। जो एक्सियल होता है, एक्सियल, आई होप आपको दिख रहा होगा, एक्सियल का मान होता है ओमेगा एल। एक्सियल क्या होता है? ओमेगा एल। और जो XC होता है, इसको धारतीय प्रतिघात कहते हैं, इसका मान होता है 1/ओमेगा C। बस इतनी चीजें आपको पता है जितना हमने व्हाइट बोर्ड पे रखा हुआ है। तो इन तीनों सर्किट को एकदम धुआं धुआं हम लोग आज कर देंगे। ठीक है, अगर ये चीजें आपको पता है, ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, पता है, तो इन तीनों सर्किट को एकदम धुआं धुआं आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। सबसे पहले जो उधर हमने लिखा हुआ है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इनके ये वाला आने वाला नहीं है। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए रफ कर देते हैं। अब हमारा जो पहला परिपथ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे आज जब परिपथ में। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में भी आता है, एकदम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। जब परिपथ में प्रतिरोध R और स्वप्रेरकत्व L श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी सब किस क्रम में होंगी? श्रेणी क्रम में है। ठीक है ना, ये आपका हेडिंग है। क्या? जब परिपथ में प्रतिरोध R और स्वप्रेरकत्व क्या हो? श्रेणी क्रम में हो। When circuit contain resistance R and self inductance L in सीरीज। किस क्रम में जुड़ा हो बच्चों? सीरीज में जुड़ा हो। तो पहली हेडिंग आप लोग लगा दीजिए आज की इस वीडियो की कि जब परिपथ में प्रतिरोध हो, स्वप्रेरकत्व हो और दोनों किस क्रम में जुड़े हो? दोनों जुड़े हो श्रेणी क्रम में। ठीक है, एकदम आसान तरीके से हम लोग आज समझेंगे, कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए एक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, इस सर्किट में क्या क्या रखना है? L को रखना है और R को रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग R को बना लेते हैं। यहां पे एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि स्वप्रेरकत्व। तो ये हमने क्या बना लिया? स्वप्रेरकत्व बना लिया। और इसको हम क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? किसी AC सोर्स से, क्योंकि हमें प्रत्यावर्ती धारा वाले परिपथ को पढ़ना है।
ठीक है, इसको हम लोग क्या किया, एसी सोर्स से ऐसे जोड़ दिया, एसी सोर्स से जोड़ दिया। ये क्या है, रेजिस्टेंस आर है, ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस एल है। ठीक है, हमने एक ऐसे परिपथ के बारे में, एक ऐसे परिपथ को बनाया जिसमें रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरकत्व एल लगा हुआ है, और इसको एक एसी सोर्स से जोड़ दिया। मान लेते हैं, माना, देखिए बहुत आसान है, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती स्रोत से उत्पन्न विभवांतर का समीकरण निम्न है, लिख देते हैं, निम्न है। मान लेते हैं ये जो हमने प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया हुआ है, इस प्रत्यावर्ती स्रोत से किसी क्षण जो उत्पन्न विभवांतर है उसका जो समीकरण है वह है v = v0 sin ओमेगा टी। यानी यहां पे जो सोर्स ये लगा हुआ है, यहां पे ये जो सोर्स लगा हुआ है, इसका मान कितना है, v = v0 sin ओमेगा टी। अब बच्चों ध्यान से चीजों को समझिएगा, बहुत आसान है, बस एक बार सुनिए ध्यान से। यहां पे क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, यहां पे क्या लगा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस में धारा और जो वोल्टेज है, विभवांतर है, वो सेम होंगे, यानी समान कला में होंगे। अच्छा, सबसे पहले ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले ये बताइए, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो किसी भी क्षण जितना धारा इसमें होगा उतना ही धारा इसमें होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी क्षण जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें भी जा रही होगी। चूंकि ये रेजिस्टेंस है, हाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में जो धारा होता है और जो वोल्टेज होता है वो दोनों समान कला में होते हैं। सपोज करते हैं इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह है वी आर, इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, वी आर, और इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, वी एल है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस वाले में क्या होगा, समझिएगा, रेजिस्टेंस वाले में क्या होगा, जिस दिशा में वोल्टेज चल रहा होगा, जिस दिशा में चल रहा होगा, ठीक है, वी एल कर देते हैं, पीक वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सॉरी आर, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का विभवांतर, उसी दिशा में धारा भी चल रहा होगा, यानी धारा इसके साथ साथ चल रहा होगा कि नहीं। ये आर है ना, अभी हमने पढ़ा कि जब प्योर आर होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर शून्य होता है, यानी दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। लेकिन इसमें आ जाइए, इसमें ये कि जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें भी जा रही है, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान। लेकिन ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, स्वप्रेरकत्व है, इसमें धारा पीछे चल रही होगी, वोल्टेज आगे चल रहा होगा। इसमें धारा पीछे चल रही होगी, वोल्टेज आगे चल रहा है, धारा चलने की दिशा ये, इसमें इस वाले में वोल्टेज आगे चल रहा होगा। कितना चल रहा होगा बताइए, 90 डिग्री, यानी कि यहां पे ठीक है 90 डिग्री आगे चल रहा है। ये क्या है, किसका है, VL है। चीज समझिएगा, धारा ऐसे जा रही थी तो विभवांतर ऐसे चल रहा होगा, 90 डिग्री है ना, तो ये धारा ऐसे, विभवांतर ऐसे, ठीक है। तो यहां पे ये क्या है, VL का पीक वैल्यू ले रहे। सबसे पहले चेक करते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं, यहां पे थोड़ा सा चलिए दिख रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा ब्राइट स्पॉट है यहाँ पे, तो चमक रहा होगा, हो सकता है ना दिख रहा हो, वो बाद में देखेंगे हम लोग। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये जो बात है फेजर डायग्राम जो हमने बनाई है ये आपको समझ में आना चाहिए। यही तो मेन कहानी है, यही में अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो पूरी कहानी गड़बड़। हमने कहा कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में धारा और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं, रेजिस्टेंस है, धारा वोल्टेज दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, स्वप्रेरकत्व है। स्वप्रेरकत्व में धारा पीछे चलता है, वोल्टेज आगे चलता है। कितना चलता है, 90 डिग्री चलता है, यानी कि धारा के चलने की दिशा ये है,
तो इसमें जो वोल्टेज होगा 90 डिग्री आगे चल रहा होगा, 90 डिग्री आगे। अगर पीछे चलता तो नीचे बनाते, आगे चल रहा है तो ऊपर बनाएंगे, ठीक है ना। तो 90 डिग्री आगे चल रहा है। अब हमें चेक करना है कि इसका परिणामी विभवांतर कितना होगा। अरे एक विभवांतर इधर कार्य कर रहा है इस वाले का, एक विभवांतर इधर कार्य कर रहा है इस वाले का, ठीक है। तो परिणामी विभवांतर कितना होगा? तो समझिए एक वेक्टर इधर कार्य कर रहा है, दूसरा वेक्टर इधर कार्य कर रहा है। जो फेजर डायग्राम होता है, फेजर चित्र होता है, वो वेक्टर के ही रूप में होता है ना। तो एक वेक्टर इधर कार्य कर रहा है, दूसरा वेक्टर इधर कार्य कर रहा है, तो इनका जो परिणामी होगा, एक इधर खींच रहा है, दूसरा वाला इधर खींच रहा है, तो इनका जो परिणामी होगा वो कहीं पे यहां पे होगा। मान लेते हैं इनका जो परिणामी विभवांतर है वह क्या है? भी है। ये और ये पीक वैल्यू है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। माना कौन सी सर्किट है? कौन सी सर्किट है? एल आर परिपथ में परिणामी विभवांतर कितना है? भी है। और मान लेते हैं ये धारा के बीच जो कोण बना रहा है कितना है? कलांतर कितना है? फाई है। अभी बात ये समझ पाए कि नहीं? एक विभवांतर इधर खींच रहा था, दूसरा इधर खींच रहा था, तो ये कहेगा ना हम इधर जाने देंगे ना ऊपर जाने देंगे, बीच मिला दिया। बात समझ पाए? तो इनका जो परिणामी विभवांतर मिला वो इतना मिला। मान लेते हैं धारा के चलने की दिशा तो ये वाली है, धारा के साथ ये कितने डिग्री पर है? 5 डिग्री पर है, ठीक है। परिणामी विभवांतर निकालना है। परिणामी विभवांतर कैसे निकलेगा? V इज इक्वल टू निकलेगा, देखिए अभी तो आपको शायद वेक्टर वाला याद ना हो। दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट निकलता है, R निकलता है, वो कैसे निकलता है? R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। और दोनों के बीच कोण कितना है? 90 अंश। कॉस 90 अंश का मान कितना होता है? 0। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहीं पे होगा। वेक्टर में हमने इन चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आर है, यहाँ पे क्या है? परिणामी क्या है? भी है। तो आर का स्क्वायर यानी भी का स्क्वायर, परिणामी का स्क्वायर। पहला वेक्टर लेते हैं, चलिए भी आर ले लिया, भी आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर यानी भी एल का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? कहीं से कोई दिक्कत हो तो बताइए, कहीं से किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। एकदम वेक्टर के तरीके से हमने जोड़ दिया है। एक और चीज अभी शुरुआत में ही हमने पढ़ा था, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो भी आर होता है बच्चों वह होता है आई इंटू आर होता है, हाँ। और जो भी एल होता है वो होता है आई इंटू एक्सएल। ये चीज एकदम स्टार्ट में हमने बताई थी, कहा था इनका उपयोग होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे भी आर के स्थान पर आई आर रखते हैं, भी एल के स्थान पर कितना रखते हैं? आई एक्सएल रखते हैं। चलिए भी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? भी स्क्वायर इज इक्वल टू भी आर के स्थान पर क्या रखते हैं? आई आर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। भी एल के स्थान पर क्या रखते हैं? आई एक्स एल। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इधर भी स्क्वायर, आई का स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर, आई का स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर, एक्स एल का स्क्वायर करेंगे एक्स एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से भी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, इसमें भी है, आई स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं। क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब भी बराबर कितना हो जाएगा? ये पूरा का पूरा अंडर रूट में हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है। ये आई स्क्वायर बाहर निकल सकता है क्या? ये आई स्क्वायर बाहर निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, ठीक है। आई बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा है अभी? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। ये जो आया बच्चों, ये परिणामी विभवांतर का मान आया है। जो आया है ये क्या है? परिणामी विभवांतर का मान आया है, ठीक है। तो ये जो भी होगा उसका मान कितना होगा? आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक और चीज चलिए देख लेते हैं।
बहुत आसान तरीके से समझते हैं। ये आई इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में होगा, यानी कि भी के बट्टे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आर स्क्वायर प्लस यक्सियल का स्क्वायर। अब चीज समझिएगा, भी क्या है, भी क्या है बच्चों, भी है परिणामी विभवांतर और आई क्या है, प्रवाहित होने वाला धारा। भी क्या है, परिणामी विभवांतर, आई क्या है, धारा। भी बटे आई प्रतिरोध होता है, लेकिन यहां पे भी क्या है, परिणामी विभवांतर है। दो विभवांतर कार्य कर रहे थे, उनके बीच का परिणामी विभवांतर। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लोग लिखना चाहते हैं z को। लिख दें, चले लिख दिया। z क्या है भी बताते हैं। z इज इक्वल टू क्या आया, आर स्क्वायर प्लस यक्सियल का होल स्क्वायर। ये z आ गया बच्चों। z क्या है, z शायद से आप पहली बार पढ़ रहे हो। z को कहा जाता है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब क्या होता है, एम्पिडेंस मतलब क्या होता है कि किसी परिपथ में जितने अवयव लगे हुए हैं उन सभी अवयवों के द्वारा धारा के मार्ग में जो बाधा होती है उसको कहते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होती है, कोई सर्किट है, उस सर्किट में सभी अवयवों के द्वारा, जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों के द्वारा धारा के मार्ग में जो बाधा होती है उसको कहते हैं प्रतिबाधा। देखिए आर रेजिस्टेंस था, ये भी धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। यक्सियल क्या था, इसका रेजिस्टेंस था, ये भी धारा के मार्ग में बाधा करेगा। तो दोनों मिलकर के धारा के मार्ग में कितनी बाधा उत्पन्न करते हैं उसी को कहा जाता है प्रतिबाधा। और ये होता क्या है, z होता है। ठीक है, तो z बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। परिणामी विभवांतर भी बराबर कितना होगा, इतना होगा। प्रतिबाधा का मान कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब एक और चीज हमें निकालना है यहाँ पे, जो कलांतर है उसका मान कितना होगा। कलांतर का मान कितना होगा, ये जो कलांतर है फाई, इसका मान कितना होगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। यदि भी और आई के बीच कलांतर कितना हो, कलांतर कितना हो, फाई हो, तब चलिए देखिए इस फाई का मान हमें क्या करना है, निकालना है, कलांतर को निकालना है। ये जितनी बड़ी सर्किट है, इस बड़ी सर्किट को ऐसे 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 इधर ला सकते हैं क्या, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनाना है। ठीक है, ये जो भी है लगभग कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, हाँ बना दिया। ठीक, कुछ इस प्रकार से। तो ये भी क्या होगा, भी एल ही होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, भी एल ही होगा। और ये क्या है, हमारा परिणामी विभवांतर भी है। चलिए बच्चों, फाई का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। यही फेजर डायग्राम था, फेजर डायग्राम से हमको सब कुछ करना है। ये tan फाई लगा दिए अगर हम, tan फाई बराबर क्या होता है, लंब के बटे आधार। ये क्या है, लंब, लंब मतलब भी एल के बटे आधार, आधार मतलब ये कितना है, इतना भी आर है, भी आर। अच्छा, भी एल क्या होता है, भी एल क्या होता है, आई इंटू एक्सएल होता है, आई इंटू एक्सएल होता है। भी आर कितना होता है, आई इंटू आर होता है। ठीक है, ये आई इस आई से कैंसल हो जाएगा, यानी कि जो tan फाई हो गया वह क्या आया, यक्सियल के बटे आर। और यक्सियल की वैल्यू कितनी होती है, शायद से आपको याद हो, एक्सियल का जो मान होता है वो होता है ओमेगा एल, और ओमेगा एल के बटे आर। तो यहां से फाई का मान आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो कलांतर है वो भी यहां से हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए, इन दोनों में जो परिणामी विभवांतर है वह आगे चल रहा है कि धारा, परिणामी विभवांतर आगे चल रहा है कि धारा। देखिए धारा ऐसे चल रही है, विभवांतर ऊपर है, विभवांतर ऊपर है यानी विभवांतर आगे चल रहा है। अरे धारा के चलने की दिशा ये है, परिणामी विभवांतर हमें ये मिला, यानी परिणामी विभवांतर क्या है, ऊपर साइड है, यानी आगे चल रही है। अर्थात जो आपका एल आर परिपथ है, एल आर परिपथ में जो विभवांतर है, जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज भी धारा आई से
अग्रगामी है, आगे चल रही है। कितना आगे चल रही है? 5 डिग्री अग्रगामी है, अग्रगामी है। इतनी बात समझ में आई? कहीं से भी कोई किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। बहुत आसान तरीके से हमने सारी की सारी चीजों को आपको प्रूफ कराया। कितना आसान है, नोट करिए पहले इतनी चीज को। ये पहली सर्किट थी। अगर इस सर्किट के बारे में आपको पता चल गया, सारी चीजें आप समझ गए हैं, कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो यकीन मानिए तीनों के तीनों सर्किट अब आपको आ गए हैं। कहीं से भी किसी सर्किट में, किसी भी परिपथ में अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत आसान है, सब में यही काम करना है। कहीं से भी कोई भी दिक्कत अब आपको नहीं आएगी। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इतना मिटा दें, रफ कर दें। नोट करिए, बहुत ही आसान है। चलिए रफ कर देते हैं। ये हमारा क्या है? कलांतर है। ये क्या है? परिणामी विभवांतर का मान है। ये प्रतिबाधा का मान है। इन्हीं तीनों चीजों को हमें क्या करना होता है? निकालना होता है किसी भी सर्किट में। ठीक, चलिए रफ कर देते हैं। अब इसके बाद हमको किस सर्किट के बारे में पढ़ना है? अब इसके बाद हमें पढ़ना है CR सर्किट के बारे में। CR, न कि CR। CR तो हमें बायोलॉजी में पढ़ना होता है, हाँ, लेकिन वो CR नहीं है। यहाँ पे हमें CR सर्किट के बारे में पढ़ना है, परिपथ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए बहुत आसान तरीके से इस सर्किट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट रीडिंग होगा वो होगा कि जब परिपथ में प्रतिरोध R और संधारित्र C श्रेणी क्रम में हो। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, थोड़ा सा इसी में हम लोग बार बार लिखने से बचते हैं। क्या है? संधारित्र C श्रेणी क्रम में लगा हो, यानी कि व्हेन सर्किट कंटेन रेजिस्टेंस R एंड कैपेसिटर C इन सीरीज। ओके, ठीक है, यानी एक ऐसे सर्किट के बारे में हमें बात करनी है जिस सर्किट में प्रतिरोध R लगा हो और संधारित्र C लगा हो। उसमें हम लोग चेक करेंगे कि जो नेट विभवांतर है उसका मान कितना है, फिर हम लोग चेक करेंगे जो प्रतिबाधा है उसका मान कितना है, फिर चेक करेंगे कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, कितना डिग्री आगे करंट चल रहा है कितना डिग्री करंट पीछे चल रहा है। ठीक है, दोनों के बीच क्या अंतर है, इन्हीं चीजों को हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। एक सर्किट हमें बनाना है, हाँ सर्किट बनाना है। उस सर्किट में क्या क्या रखना है, रेजिस्टेंस को रखना है। चलिए रेजिस्टेंस को लगा लिया। ठीक है, फिर क्या रखना है, कैपेसिटर लगाना है, कैपेसिटेंस C लगा लिया। ठीक है, इसको क्या करना है, एक AC सोर्स के साथ जोड़ देना है। एक AC सोर्स के साथ क्या करना है, जोड़ देना है। ये क्या है, ये क्या है, रेजिस्टेंस R, ये क्या है, कैपेसिटेंस C। इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, VR। इसके सिरों के बीच का विभवांतर हमने कितना मान लिया, VC मान लिया। ठीक है, कहीं से दिक्कत, अरे माना है इसके सिरों के बीच का विभवांतर VR, इसके सिरों के बीच का विभवांतर VC, यहां से करंट चलेगी तो विभवांतर तो उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। यहां पे मान लेते हैं एक प्रत्यावर्ती सोर्स है, इस प्रत्यावर्ती सोर्स का जो विभवांतर है V = V0 sin ωt है। यानी कि बच्चों यहां पे हमने एक सर्किट बनाया जिसमें रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है, प्रतिरोध R और संधारित्र C लगा हुआ है। इसको हमने एक AC सोर्स से जोड़ दिया और इस AC सोर्स का किसी भी क्षण जो विभवांतर है, वोल्टेज है, वह कितना है, V है। चलिए इस बात को समझ पाए, इस बात को लिख भी देते हैं। माना किसी क्षण, ठीक है, किसी क्षण, वो वाला क्षण नहीं चाहिए हमें, किसी क्षण परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत से उत्पन्न विभवांतर, प्रत्यावर्ती स्रोत से उत्पन्न वोल्टेज का समीकरण निम्न है। चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, समीकरण कितना है, निम्न है। बहुत आसान तरीके समझते हैं। जो वोल्टेज का समीकरण है वो कितना है, V0 sin ωt है। हालांकि इस बात को नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी इन चीज़ों को दर्शा दिया है। ठीक है, चलिए
अब यहां पे थोड़ी सी चीजों को क्लियर करते हैं। क्या है, एक सर्किट बनाया, इस सर्किट में रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है, प्रतिरोध R और संधारित्र C लगा हुआ है। दोनों को किस क्रम में हमने जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में है, अतः किसी भी क्षण जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी। दोनों में धाराओं का मान क्या होगा, समान होगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, इस प्रतिरोध की। इस प्रतिरोध में रेजिस्टेंस और विभवांतर दोनों साथ साथ चलेंगे। इसमें रेजिस्टेंस धारा का जो मान होगा, प्रत्यावर्ती जो धारा होगी और जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज इसके सिरों के बीच उत्पन्न होगा, वो दोनों क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे। क्योंकि ये चीजें हमने प्योर रेजिस्टेंस में पढ़ रखी है, शुरू में हमने देखा भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, अगर ऐसी धारा जा रही है, जिस दिशा में धारा आई होगा उसी दिशा में विभवांतर VR का भी मान होगा। ओके, क्योंकि इसमें धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या होगा बताइए। इस वाले में थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं, नहीं तो फिर लास्ट में कम पड़ जाएगा। यहां पे सपोज करते हैं, यहां पे क्या है, हमारा धारा है, ठीक है, और ये क्या है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर है VR। इसमें क्या होगा ये बताइए, इसमें धारा आगे चलेगी और विभवांतर 90 डिग्री पीछे चलेगा। कैपेसिटर में, संधारित्र में क्या होगा, धारा आगे चल रही होगी और जो विभवांतर होगा वह 90 डिग्री पीछे चल रहा होगा, क्योंकि इसमें धारा और विभवांतर के बीच, धारा और वोल्टेज के बीच जो आपका कलांतर होता है वह π/2 होता है। वोल्टेज पीछे चल रहा होता है, धारा आगे चल रही होती है। यानी इसमें जो होगा वह इसमें जो वोल्टेज होगा, इसमें जो वोल्टेज होगा वह 90 डिग्री पीछे चल रही होगी। धारा ऐसे चल रहा है, धारा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, इस दिशा में जो वोल्टेज होगा, दोनों में धारा समान दिशा में है किसी भी क्षण, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें धारा देखिए, इसमें धारा ऐसे चल रही, वोल्टेज क्या होगा, पीछे चल रहा होगा, कितना, 90 डिग्री। तो पीछे चल रहा होगा तो नीचे, आगे चल रहा था तो ऊपर करते, तो पीछे चल रहा है तो क्या कर दिया, नीचे कर दिया। ये क्या हमारा आ गया, VC। ये क्या है, VC है। VR इधर कार्य कर रहा है, VC इधर कार्य कर रहा है। इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि धारा इधर जा रहा था तो विभवांतर 90 डिग्री पीछे था। ये हमारा है फेजर डायग्राम, इसको बोला जाता है फेजर चित्र। दिक्कत हो तो लिख दे, फेजर चित्र क्या होता है, सेकेंड वाले लेक्चर में बहुत अच्छी चीजें समझाया था ना, फेजर चित्र है। अच्छा, एक विभवांतर इधर खींच रहा है, एक विभवांतर नीचे खींच रहा है, तो इनका जो परिणामी होगा वह कहीं ना कहीं इनके बीच में ऐसे होगा। अरे ये करा इधर चलो, ये करा इधर चलो, तो न ये इसकी बात मानेगा न इसकी बात मानेगा, ये बीच में आकर के अटक जाएगा। यानी कि जो परिणामी विभवांतर है वह कितना होगा, V है। मान लेते हैं इनके बीच जो कलांतर है, इस परिणामी विभवांतर V और धारा के बीच जो कलांतर है वह कितना है, φ है। ये फेजर चित्र आपको समझ पाए। देखिए R, सबसे पहले VR को ही बनाया जाता है। सबसे पहले किसको बनाते हैं, VR को। तो R ऐसे चल रही थी, धारा ऐसे चल रहा था, क्योंकि R में रेजिस्टेंस में धारा विभवांतर दोनों साथ साथ चलता है, साथ साथ चल रहा था। लेकिन जब बात आई VC की, तो धारा ऐसे चल रही थी, VC नीचे होगा, क्योंकि VC 90 डिग्री पीछे चलता है, तो नीचे बना दिया। अब हमें पता चला कि जो नेट विभवांतर होगा वह इनके बीच में होगा। ठीक है, यदि परिणामी विभवांतर कितना हो, परिणामी विभवांतर कितना हो, V है, तब बताइए V स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा। V स्क्वायर का मान इसका स्क्वायर यानी VR का स्क्वायर प्लस किसका, इसका स्क्वायर यानी VC का स्क्वायर। उसके बाद 2VR VC cos 90 अंश का मान 0, तो यही केवल हमें पास बचेगा। ठीक है ना। और कुछ चीजें हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी, इसलिए बोला था स्टार्टिंग वाला आपको याद रहना चाहिए। V बराबर क्या होता है, IR, VC बराबर क्या होता है, IXC, जहां XC क्या होता है, XC का मान होता है 1/ωc। इतनी चीजें हम जानते हैं, स्टार्टिंग में ही हमने आपको क्लियर किया था, लेक्चर नंबर 2 में सारी चीजों को डिस्कस भी किया था। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा बताइए, अतः V स्क्वायर इज इक्वल टू, V स्क्वायर क्या है, परिणामी विभवांतर, VR का मान कितना है, IR,
स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। VC का मान कितना है IXC स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। यहां से V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर, यहां से I स्क्वायर XC स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में I स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, यहां से V इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ये I तो बाहर निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू क्या बचेगा I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। यानी जो नेट विभवांतर आएगा वह कितना आएगा, नेट विभवांतर आएगा I इंटू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। चेक करते हैं, दिख रहा है थोड़ा सा नीचे हो गया है, हालांकि चीजों को आप लोग देख सकते हैं, कहीं से दिक्कत तो नहीं आ रही है, थोड़ा सा नीचे हो गया है। यहां से I को हमने बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, बस और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये I क्या है, गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। V के बट्टे क्या हो जाएगा I हो जाएगा। कितना है, इधर क्या बचेगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, इसके स्थान पर हम लोग लिखना चाहते हैं Z को। इसके स्थान पर क्या लिखना चाहते हैं, Z को लिखना चाहते हैं, Z लिख दिया। R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। Z क्या है, चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं। जहां Z क्या है, जहां Z है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होता है, जो सर्किट लगा हुआ है वह पूरे सर्किट के प्रतिरोधों के द्वारा जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। ये सर्किट था रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस का प्रतिरोध R, कैपेसिटेंस का प्रतिरोध XC। ये दोनों मिल करके धारा के मार्ग में कितनी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उसी को कहा जाएगा प्रतिबाधा। R और XC दोनों मिलकर के धारा के मार्ग में कितनी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उसी को क्या बोला जाएगा, प्रतिबाधा। तो Z क्या है, प्रतिबाधा है। ठीक है, Z का मान कितना आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा XC यहां से और एक चीज लिख सकते हैं, यहां से एक और चीज लिख सकते हैं, Z बराबर R स्क्वायर XC का मान कितना होता है 1 के बटे ओमेगा C, तो 1 के बटे ओमेगा C का भी होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, XC का मान उठा करके हमने क्या किया है, रख दिया है। अब हमें निकालना है कलांतर। बच्चों कलांतर कैसे निकलेगा, ये इसको ऐसे पकड़ करके इधर ला करके लगा दिया। ठीक है ना, इसको पकड़ करके ऐसे हमने क्या किया, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये क्या है परिणामी है ना, तो जितना ये होगा वही लगभग होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने क्या किया है, पकड़ा है। ठीक है, इधर ला दिया। ये जो VC इतना था इस VC को इधर कर दिया समझने के लिए, ये जो VC था इसको इधर कर दिया। अब समझिएगा, अब आपको ये बनाना नहीं है, केवल समझने के लिए। अगर tan phi लगा दें, tan phi, तो tan phi का मान कितना होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, ये मतलब VC बटे आधार, आधार मतलब क्या है VR। VC का मान कितना होता है IXC बटे VR का मान कितना होता है IR। ये I इस I से कैंसल। tan phi इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए XC के बटे R। अच्छा XC का मान कितना होता है, चलिए एक तो ये हो गया, tan phi का मान कितना हो गया XC के बटे R। और आगे चलते हैं, XC का मान कितना होता है tan phi इज इक्वल टू XC का मान कितना होता है 1 के बटे ओमेगा C, टोटल के बटे R हो जाएगा, या फिर tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के बटे ओमेगा C R। ठीक है, tan phi का मान कितना हो जाएगा 1 के बटे ओमेगा C R। ठीक है, अच्छा यहां पे आप बताइए, ये जो परिणामी विभवांतर है ये आगे चल रहा है करंट से कि पीछे चल रहा है।
देखिए ये धारा के चलने की दिशा है, इस धारा से वोल्टेज नीचे साइड है यानी पीछे चल रहा है, ये परिणामी विभवांतर है, इसी की बात करेंगे। ठीक है, यानी जो विभवांतर है वो क्या है, धारा से पीछे चल रहा है। अतः परिणामी विभवांतर, परिणामी वोल्टेज भी धारा I से पीछे चल रहा है, पश्चगामी है। कितना, 5 डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री पश्चगामी है, ठीक है। ये हमारा है कौन सा सर्किट, आरसी सर्किट। ठीक है ना, आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में हमने ये क्या निकाला, विभवांतर, परिणामी विभवांतर का मान कितना आएगा। ये क्या है, ये है हमारा एम्पीडेंस, यानी कि कितना रेजिस्टेंस है, प्रतिबाधा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, कलांतर है। और हमने देखा कि जो वोल्टेज है वह धारा I से पीछे चल रहा है, क्योंकि वोल्टेज नीचे है, धारा क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा सर्किट जो हमें पढ़ना था। आसान तरीके से हमने समझा, सब के सब एक जैसे हैं, कहीं से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो बताइए। कितना आसान है और आसानी से सारी चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं, सब एक जैसा है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हमने देखा 2 सर्किट के बारे में, पहले सर्किट में LR था, दूसरे सर्किट में क्या है, CR यानी RC सर्किट। ठीक है, तो यहां से चीजें क्लियर हुई हैं। चलिए इसको रफ कर दें, रफ कर देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट है आज के। इसके बाद कल वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे परिपथ के बारे में बात करेंगे जिसमें तीनों सर्किट लगे हो, तीनों लगे हो, यानी L भी हो, R भी हो, C भी हो। तब क्या होगा वो हम लोग कल देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वो वीडियो है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला बात कर लेते हैं, लास्ट वाला बात कर लेते हैं। अब हमें किस सर्किट के बारे में बात करना है, LC सर्किट के बारे में बात करना है। ठीक है, अब प्रतिरोध को हमें क्या करना है, हटा देना है। प्रतिरोध को क्या करना है, हटा देना है, रेजिस्टेंस को हटा देना है। हमें LC सर्किट के बारे में बात करना है, यानी कि स्वप्रेरकत्व L और संधारित्र C क्या हो, श्रेणी क्रम में हो। ठीक है, व्हेन सर्किट कंटेन सेल्फ इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटर C इन CAG, यानी अब हमें एक ऐसे नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका इसके पहले वाला दूसरा था, ये क्या है, तीसरा है। इस वीडियो में हमें और इस सर्किट में हमें क्या करना है, एक ऐसे सर्किट को बनाना है जिसमें स्वप्रेरकत्व L लगा हो, संधारित्र C लगा हो और उसको हम लोग एक AC सोर्स से जोड़ेंगे। तब देखेंगे जो परिणामी विभवांतर है वो कहाँ है, धारा कहाँ है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या करना है, एक सर्किट बनाना है। ठीक है, उस सर्किट में किसको जोड़ना है, स्वप्रेरकत्व को जोड़ना है, स्वप्रेरकत्व को जोड़ दिया। फिर किसको जोड़ना है, संधारित्र C को जोड़ दिया। इनको क्या करना है, एक AC सोर्स से हमें क्या करना है, जोड़ देना है। एक AC सोर्स से क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, AC सोर्स है। ठीक है, ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस L, ये क्या है, कैपेसिटेंस R। मान लेते हैं इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह भी L है, इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह भी C है। और ये सोर्स है, प्रत्यावर्ती धारा जब चलेगी तो इसके सिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग समझने वाले हैं। एक ऐसे सर्किट के बारे में हम बात कर रहे हैं जिस सर्किट में स्वप्रेरकत्व L लगा हो और संधारित्र C लगा हो, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो और उसके एक प्रत्यावर्ती सोर्स के साथ जोड़ा गया हो। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहां पे मान लेते हैं किसी भी क्षण जो धारा की दिशा है वह क्या है, ये वाली है। चूंकि प्रत्यावर्ती धारा है, मान दिशा दोनों चेंज होता रहता है, हमने माना किसी भी क्षण जो धारा की दिशा है वह ये वाली है। ओके, चलिए अब देखिए यहां पे मान लेते हैं जो सोर्स हमने लगाया है वह V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t है। जो सोर्स हमने लगाया है, यहां पे जो प्रत्यावर्ती सोर्स लगाया है उसका किसी क्षण विभवांतर वोल्टेज कितना है, V नॉट साइन ओमेगा t है।
अब बात समझिए, दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो दोनों में किसी भी क्षण जो धारा होगी वह क्या होगी, समान होगी। इसमें जितनी धारा उतनी ही धारा इसमें भी। चलो एक लाइन लिख लेते हैं, जो यहां पे हमने ये लिखा है, क्योंकि ये लाइन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माना किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती स्रोत से उत्पन्न वोल्टेज का समीकरण निम्न है। उत्पन्न वोल्टेज का समीकरण कितना है, निम्नलिखित है, जो नीचे लिख रहे हैं। कितना है, V = V0 sin ओमेगा t है। यानी ये जो सोर्स हमने लगाया है या किसी क्षण कितना विभवांतर उत्पन्न कर रहा है, V0 sin ओमेगा t विभवांतर उत्पन्न कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बन गया तो सारी की सारी कहानी खत्म, आसानी से निकाल पाएंगे। चीजें समझिए, जितनी धारा इसमें उतनी धारा इसमें, ओके, जितनी धारा इसमें उतनी धारा इसमें। ये क्या है, L है, यानी स्वप्रेरक। स्वप्रेरक में हम जानते हैं क्या होता है, करंट पीछे चल रही होती है, वोल्टेज आगे चल रहा होता है। चलिए यहां पे सपोज करते हैं ये हमारा करंट चल रहा है, ये करंट की चलने की दिशा है। स्वप्रेरकत्व में हम जानते हैं स्वप्रेरक, प्रेरक में क्या होता है बताइए, धारा और विभवांतर के बीच जो आपका कालांतर होता है वह π/2 होता है। यानी कि अगर धारा ऐसे जा रही है तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा होगा, धारा ऐसे जा रही है तो विभवांतर 90 डिग्री आगे चल रहा होगा। यानी जो विभवांतर होगा वह इसमें ऐसे होगा। विभवांतर क्या है, VL है। अच्छे से बच्चों समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। देखिए VL ऐसे, ठीक है, सॉरी, धारा ऐसे जा रही है, जिस समय धारा इसमें वही धारा इसमें, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। जब दोनों श्रेणी क्रम में है तो दोनों में किसी भी क्षण धारा का मान क्या होगा, समान होगा। तो धारा ऐसे जा रही थी, इसमें क्या है, इसमें क्या है, धारा और विभवांतर के बीच जो कालांतर होता है π/2 होता है। यानी जो वोल्टेज होता है वह 90 डिग्री आगे चलता है। धारा ऐसे था, वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चलता है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चलता है। तो धारा ऐसे जा रही है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चलेगा, यानी 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ये क्या हो गया, VC हो गया। अब बताइए दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वह कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब बात समझिएगा, इनका परिणामी विभवांतर कैसे निकलेगा। परिणामी विभवांतर, जब दो वेक्टर हों, दोनों वेक्टर एक दूसरे के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हों, तो इनका जो परिणामी वेक्टर R होता है वह दोनों वेक्टरों में से जो बड़ा होता है बड़े में से छोटे को घटा करके निकाल देते हैं। ये चीज समझ रहे हैं, दो वेक्टर होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, एक उधर एक इधर, तो इनका जो परिणामी वेक्टर होगा वो कैसे निकलेगा, बड़े वाले में से छोटे को, जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकलता है, बड़े में से छोटे वाले को घटा दिया जाता है, ठीक है। जो दिशा होती है वह क्या होती है, बड़ी होती है। तब देख लीजिए, चूंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, दोनों क्या कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं ना। दोनों कैसे कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट कैसे है, माना इनका परिणामी कितना है, इनका परिणामी कितना है, परिणामी कितना है, V है। अब बताइए इनका परिणामी V कैसे निकलेगा, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, यानी V = VL ऐसे कर दिया। इसका मतलब होता है कि हमेशा बड़े में से छोटे वाले को घटाया जाएगा, ठीक है। परिणामी निकालने का ये तरीका है। जो परिणामी विभवांतर आएगा वह कितना आएगा, VL। ये क्या है, डिफरेंस है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, VL का मान हमने पढ़ा है क्या होता है, IXL होता है, ठीक है। ऐसे डिफरेंस है, डिफरेंस बढ़ाया। VC का मान क्या होता है, VC का मान होता है IXC,
ठीक है। ये भी क्या है, परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर z बराबर, अभी ढेर सारे बार हमने निकला, v बटे i होता है, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, z इंटू आई हो जाएगा। इसके पहले इन सब चीजों को z बराबर v बटे आई यूज किया था ना, तो परिणामी विभवांतर v बराबर क्या था, v बराबर क्या हो जाएगा, z i या i z। तो यहां से i z, i दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, यक्सियल, ये डिफरेंस लगाइए, ठीक है, यक्सी, आई आई से कैंसल, यानी जो प्रतिबाधा z का मान है वो कैसे निकलेगा, यक्सियल में से xc निकलेगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आपका आ गया। ठीक है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दोनों में कलांतर कितना है, कितने का अंतर है, दोनों वोल्टेज में कितने का कलांतर है, 180 डिग्री का है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये एकदम आपका क्या है, इजी है। ठीक है, ये वाला सर्किट बहुत आसान है। इनका नेट विभवांतर कैसे निकलेगा, नेट वोल्टेज कैसे निकलेगा, बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे, आ गया। नेट प्रतिबाधा कैसे निकलेगा, बड़े वाले के प्रतिघात में से छोटे वाले के प्रतिघात को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब समझिए, अगर यक्सियल और यक्सी दोनों बराबर हो जाए, यक्सियल और एक्ससी का मान बराबर हो जाए, मान लीजिए कि यक्सियल इज इक्वल टू यक्सी हो जाए, तो यक्सियल यक्सी बराबर हो जाएगा। अतः जो जेड का मान है वह क्या होगा, यक्सियल माइनस यक्सियल, यानी कि जेड इज इक्वल टू 0। जेड का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, जेड बराबर होता क्या है, जेड बराबर होता है v के बट्टे i, यानी i इज इक्वल टू हो जाएगा v के बट्टे z, यानी z का मान कितना है, 0। 0 में भाग देंगे इनफाइनाइट, यानी i इज इक्वल टू क्या आ गया, अनंत हो गया। ये बात समझ पा रहे हैं, i का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। i अनंत कब होगा, जब एक्सियल एक्ससी के बराबर हो जाए, एक्सियल एक्ससी के बराबर हो जाए, तो धारा का मान अनंत हो जाएगा। अर्थात धारा का आयाम अधिकतम हो जाएगा। धारा का जो आयाम है, धारा का आयाम अधिकतम हो जाएगा। और जब धारा का आयाम अधिकतम हो जाएगा, जब धारा का आयाम अधिकतम हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, वैद्युत अनुनाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत अनुनाद। वैद्युत अनुनाद क्या होता है, जब धारा का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, या फिर धारा का जो प्रतिरोध है, धारा का जो आयाम है, ठीक है, अनुनाद, इसको अनुनाद कहेंगे। ठीक है, अनुनाद, वैद्युत अनुनाद कहेंगे। आई का मान अनंत, यानी आई बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा हो गया, यानी आयाम, अरे धारा ऐसे ही चलती है ना, यानी आयाम क्या हुआ, एम्पलीट्यूड क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, और इसी को क्या बोला जाता है, वैद्युत अनुनाद। ठीक है, अर्थात इस स्थिति के लिए वैद्युत अनुनाद के लिए, इस स्थिति के लिए क्या होता है बताइए, तो इस स्थिति के लिए एक्सियल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सियल एक्सी की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक्सियल क्या होता है, एक्सियल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। एक्ससी क्या होता है, ओमेगा सी होता है। ये ओमेगा इधर गुणे में है, इधर आए, भाग में इधर आएगा, गुणे में होगा, ओमेगा स्क्वायर। ये यल क्या है, इधर गुणे में, उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, यल सी। ओमेगा को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट में ले लेते हैं, तो इधर क्या हो गया, यल सी। ओमेगा क्या होता है, एकदम पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने बताया था, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट यल सी। ठीक है, 2 पाई क्या है, गुणे में, इधर जाएगा, भाग में, यानी f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट में यल सी। और इस f को क्या हम लोग कहते हैं, इस f को
अनुनादी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। एफ क्या है? अनुनादी आवृत्ति है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई? एकदम आसान था ये सर्किट, तो बहुत ही आसान था। इसमें दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, इसमें वोल्टेज ऊपर, इसमें वोल्टेज नीचे, दोनों एक दूसरे के विपरीत। जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे होते हैं तो उनका जो परिणामी होता है वो बड़े में से छोटे वाले को घटा करके निकाला जाता है। घटा करके निकाल लिया। ठीक है, ये क्या आ गया? प्रतिबाधा आ गया। अब हमने देखा कि अगर ये एक्सी बराबर हो जाए, किसी भी क्षण ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक्सी का मान बराबर हो जा रहा है तो जेड का भी मान 0 हो जा रहा है। जेड 0 हो जा रहा है तो आई का मान अनंत हो जा रहा है। जब आई अनंत हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड आयाम क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और जब आयाम मैक्सिमम होता है तो उसको कहते हैं वैद्युत अनुनाद। वैद्युत अनुनाद की स्थिति के लिए क्या होना चाहिए? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, या फिर हम कह सकते हैं VL इज इक्वल टू VC। दोनों का विभवांतर बराबर हो जाएगा तभी वैद्युत अनुनाद की स्थिति आपको मिलेगी। ठीक है, तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति में जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, जो आवृत्ति मिलेगी, वह F इज इक्वल टू कितना होगा? 1/2 पाई अंडर रूट LC। कितना आसान था। तीनों परिपथ, तीनों बहुत ईजी थे। आई होप तीनों आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे, कहीं कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आई थिंक बहुत 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 आसान था और तीनों सर्किट एकदम आसानी से आप लोग कर पाएंगे। एग्जाम में अगर कोई भी आएगा तो बिल्कुल बेहिचक धुआं करने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCR सर्किट के बारे में, यानी एक ऐसे सर्किट के बारे में जिसमें L भी हो, C भी हो, R भी हो, और वहां पे देखेंगे रेजोनेंस की क्या स्थिति है। ठीक है, तो बहुत 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 इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।